बहू, दिन चढ़े घंटों बीत गए, एक कप चाय की प्याली तक ना मिली। सो गई या भूल गई हो? घर में बूढ़े सास ससुर भी हैं और कॉलेज जाते नंद देवर भी तुम्हारी राह देख रहे हैं। जल्दी करो। विमला देवी बोलते हुए बहू पूजा के कमरे में दाखिल हुई। आंखें मसलते हुए पूजा बोली, माँ जी, सिया को बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मैं रात भर सो नहीं पाई, सर पे पट्टियां करती रही। अभी विवेक दवाइयाँ लेकर आए हैं, एक ढक्कन पिला दी है। एक मदद चाहिए, आप या निशा दीदी इसके पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टी करें, तब तक मैं रसोई का काम खत्म कर लेती हूँ। है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? निशा यहाँ बैठेगी या अपने कॉलेज में जाकर पढ़ेगी लिखेगी, और मैं यहाँ कमरे में बैठकर क्या करूँगी? पूजा पाठ मंदिर कौन करेगा? और तुम्हारे बाबूजी के सुबह सुबह के प्रवचन कौन सुनेगा? चलो, छोटी बच्ची है, सो रही है, तुम अपना काम निपटा लो, फिर आकर पट्टी करती रहना। ऐसे माँ बेटी के बीमारी के बहाने जीवन में चलते ही रहेंगे। माँ जी, ये आपकी पोती है, आप कैसे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर सकती हैं? थोड़ी दया कीजिए, मैं जल्दी ही सारा काम निपटा कर आती हूँ, तब तक आप इसके पास बैठी ही रहें। बहू, बच्चे हमने भी पाले हैं, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ज़रा सी सर्दी जुकाम बुखार हुआ कि नहीं कि तुम रसोई की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती हो। अरे बच्चे हैं, हर चौथे पांचवें दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो क्या हम इनके पास ही बैठ जाएंगे? और ज़्यादा है तो अपने मायके से अपनी बहन को बुला लो, मगर हमसे कोई उम्मीद ना रखना। अब जाओ, जाकर रसोई संभालो। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वह भी एक माँ थी, अपने बच्चे को दर्द में तड़पता छोड़ कैसे चली जाती। फिर भी ना चाहते हुए पूजा रसोई का काम निपटाने चली गई। कहने को घर में इतने सारे लोग हैं, मगर काम सिर्फ बहू के हिस्से में आता है, आखिर क्यों? और जब भी मदद चाहिए तो अपने मायके वालों को बुला लो। ऐसा नहीं है, उसने कितनी बार अपनी बहन को बुलाया भी है। पूजा के माता पिता पास के ही गांव में रहते हैं, दो बहनें, एक छोटा भाई है, सभी पढ़ रहे हैं। जब भी उसे ससुराल से मायके जाना होता तो सास कहती, अपने पिताजी भाई को बुला लो, बेटियां मायके बिना लिवाए बुलाए नहीं जाती। मगर दूसरा पहलू यह था कि हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए। ससुराल से मायके आने जाने का सारा खर्चा पिता और भाई ही उठाते। साथ में जब भी लड़की की ससुराल आते, गांव से ताज़े फल सब्जियां दाल चावल फ्री में मिल जाते। 7 माह की गर्भवती हुई तो बोल दिया, अपनी बहन को बुला लो। बेचारी बहन की देखभाल कम, पूरे घर का काम करती, रसोई बनाती, सास और नंद दोनों मिलकर उस पर हुक्म जमाती चलती। सिया होने के 4 महीने तक उसकी माँ ने ससुराल आकर उसकी देखभाल की। सिया की मालिश, नहलाना, उसकी लंगोटियाँ बदलना, तो दूसरी तरफ सास बस अपने घुटनों को लेकर बैठी रहती और उन्हीं की हम उम्र मेरी माँ सुबह से शाम तक हम माँ बेटी की देखरेख में लगी रहती। जल्दी जल्दी खाना बनाते हुए अचानक से मोबाइल की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो देखा बहन वंदना थी, जो बोली, दीदी, रविवार को आरती और सुलभ की ओलंपियाड की परीक्षा है। अगर हम लोग आपके घर शनिवार की रात को आ जाते तो हमें बड़ी आसानी होगी सेंटर पहुंचने के लिए। अपनी बहन की बात सुन अचानक आरती को कुछ ख्याल आया और वह बोली, शनिवार को क्यों, अभी 1 घंटे के अंदर तुम सब लोग मेरी ससुराल आ जाओ। और सुनो, माँ बाबूजी को भी लेकर आना, उन्हें बहुत दिन हो गए छुटकी से मिले हुए। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम सब आओगे तो उसे अच्छा लगेगा। अच्छा सुन, एग्ज़ाम वाली बात मेरे घर में किसी को पता ना चले। मायके में आरती की बहुत पूछ परख थी, सभी भाई बहन उसे बहुत मानते थे, उसका आदेश कभी नहीं टालते थे। इसलिए वंदना ने हाँ में हाँ मिलाकर फ़ोन रख दिया और सभी लोग उसकी ससुराल पहुंच गए। अचानक अपनी बहू के मायके वालों को देख विमला देवी सकपका गईं और बोली, अरे आप सब लोग बिना बताए? तभी पूजा रसोई से भागती हुई आई। आ गए आप लोग, अच्छा हुआ। अरे वंदना, जा सिया को ठंडे पानी की पट्टियाँ रख। और आरती, सुलभ, तुम लोग निशा पूरव के कमरे में अपना सारा सामान रख दो, पढ़ना शुरू कर दो, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। और माँ, तुम आराम से टीवी पर आस्था चैनल पर भागवत जी सुनो।
सबके सामने विमला देवी कुछ नहीं बोलीं, मगर अपनी बहू के पीछे पीछे रसोई में पहुंची और बोलीं, बहू ये क्या तमाशा है? तुम्हारे मायके वाले यहाँ क्यों आए हैं? माँ जी, थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था कि अपनी बहन को बुला लो। मैंने बुला लिया। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, और बहन को बुलाना था तो बहन ही आती। तुम्हारा पूरा खानदान क्यों आ गया? अब मैं क्या जानूँ माँ जी, आ गए तो भगा थोड़ी ना सकती हूँ। कुछ ज़्यादा ना बोलकर वह चुपचाप चाय पकौड़े बनाने लगी। शाम को जब सब खाना खा रहे थे तो देखा पूजा के पिताजी शंकर जी दाल चावल के बोरे, झोले भरी हरी ताजी सब्जियां, फल लिए आ रहे थे। बहू, तुम्हारे बाबूजी भी आने वाले थे, तुमने बताया नहीं। माँ जी, मुझे भी नहीं पता था। अब आ गए हैं तो खाना खिला दूँ। विमला देवी बहुत ज़्यादा परेशान थीं, मगर सबके सामने क्या कहती। फिर इतने सारे बोरे झोले देखकर कहीं ना कहीं उन्हें भी लालच आ गया और वह चुप हो गईं कि कल तो सब वापस लौट ही जाएंगे। रात में पूजा सासू माँ के कमरे में आकर बोली, माँ जी, मेरी माँ आपके साथ सो जाएंगी, और बाबूजी का बिस्तर मैंने अपने पिताजी के साथ लगा दिया है, वे लोग हॉल में सो जाएंगे। विमला जी के पति गुस्से से उनकी तरफ घूर रहे थे। यह क्या लगा रखा है? अब मैं अपने घर में ही हॉल में सोऊंगा? यह लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब कैसे बताएं कि इन्हीं के कहने पे आए हैं? जी आज रात की बात है, मना मत कीजिए, डरती हुई अपने पति से बोली, क्योंकि उन्हें पता था दिवाकर जी बहुत गुस्से वाले हैं, मगर घर में समधी लोग होने के कारण चुप रह गए। अगले दिन सभी आराम से टहल रहे थे, जिसे देख विमला जी भुनभुनाते हुए पूजा से बोली, बहू दोपहर होने को आई, पर तुम्हारे मायके वाले जाते क्यों नहीं? तभी वंदना और आरती तैयार होकर आईं। पूजा दीदी, हम जीजू के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं, उन्होंने हमें मॉल में ले जाने का वादा किया है। पूजा तो बहुत खुश थी। हाँ हाँ ज़रूर जाओ, मगर सासू माँ का मुंह फूल गया। इन्हें शर्म नहीं आती? मेरे बेटे की जेब काटते हुए घर के दामाद से भला कोई पैसे खर्च करवाता है? रात को सूरज अपने साले और सालियों के साथ शॉपिंग कर लौटे तो विमला जी बोली, बहुत देर कर दी, चलो अब सब लोग खाना खा लो। नहीं आंटी जी, हम लोग तो खाना खाकर आए हैं, आप लोग खा लीजिए, कहकर वह सब अपने कमरे में चले गए। सूरज बहुत गुस्से में था। धीरे से अपनी माँ से बोला, माँ जरा मेरे साथ चलिए तो। उन्हें अपने साथ छत पर बरसाती वाले कमरे में ले गया और चिल्लाते हुए बोला, माँ ये क्या लगा रखा है तुमने? विमला जी आश्चर्यचकित होकर बोली, बेटा मैंने क्या किया? जो किया है तेरी बीबी ने किया है, उसे जाकर बोल। ऐसे कैसे? आप ही तो पूजा से हमेशा कहती हो ना, अपने मायके वालों को बुला लो, अपने मायके वालों को बुला लो। इस बार भी आपके कहने पर ही सभी आए हैं। आपको पता है लड़कियों ने सूट टॉप और साले ने शर्ट, वो भी इतने बड़े शोरूम से खरीदे। मैं तो बहाना बनाकर बाहर ही बैठा रहा, मेरा सर दर्द कर रहा है, मगर उन्होंने पेमेंट के लिए तो मुझे ही बुला लिया। मालूम है पूरे 6,000 का फटका लगा है मुझे। पीछे से दिवाकर जी भी आ गए। सही कह रहा है, तेरी माँ की वजह से मेरा तो कमरा ही छिन गया है। समधी जी के खर्राटे तो तेरी माँ के खर्राटों से भी बुरे हैं। सारी रात करवटें बदल निकल गई। भाई और बहन भी गुस्से से बोले, हमें भी प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, सभी हर समय दखल देते रहते हैं। माँ सबसे पहले तो इन लोगों को रफा दफा करो। आपके थोड़े से लालच के चलते हम लोग बहुत परेशान हैं। आप और निशा उसकी मदद कर सकते हैं, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उसकी बहन को बुलाते हैं। आगे से कुछ भी हो, पूजा के मायके वालों को यहाँ ना आने को ना कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा रायता आपका ही फैलाया हुआ है, इसे साफ भी आप ही करेंगी। वाह, तुम सब लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं जान रही हूँ रसोई का सारा राशन ख़त्म हो रहा है। समधन जी सारा दिन आस्था चैनल देखती रहती हैं, और मैं पूजा को अब ताने भी नहीं दे पा रही हूँ। इससे बुरी स्थिति में तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन आज ही पूजा को बोलती हुई इन लोगों को वापस भेजने को। रात में सबके सोने के बाद उन्होंने पूजा से कहा, बहू
सबको गांव जाने का कब का टिकट है? माँ जी, मेरी माँ तो कह रही थी कि आरती और सुलभ का एडमिशन यहीं किसी कॉलेज में करवा रही हैं। वो दोनों मेरे साथ ही रहेंगे, जिससे मुझे भी जब ज़रूरत पड़े तो उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। इतना सुनते ही विमला जी का माथा घूम गया। अरे हम क्या मर गए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए? माना पिछली कुछ गलतियों के कारण हमने तुम्हारे मायके वालों को बार बार बुलाया, लेकिन देखो बहू, हम तुम्हारे अपने हैं। क्यों अपने मम्मी पापा और भाई बहनों को परेशान करना? यहाँ भी तो तुम्हारी नंद देवर मैं हूँ ना। आइंदा से अपने मायके वालों को बिना बात के मत बुलवाना। मेरा मतलब है, लड़की के माता पिता को बेटी की ससुराल में आकर रहना शोभा नहीं देता। हाँ, मगर कोई शादी फंक्शन न्योता हो तो खूब आए। आखिर वह तुम्हारे घर वाले हैं। एक ही सांस में वह सब कुछ बोल गई। जैसा आप ठीक समझे माँ जी, वही होगा जो आप चाहती हैं। सुन विमला जी के कलेजे में ठंडक पड़ गई कि समधी समधन जल्द ही वापस लौट जाएंगे। असल में पूजा तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, ताकि उनकी सास को अपनी गलती का एहसास हो। आखिर बहू ससुराल वालों की जिम्मेदारी है, फिर मायके वाले बार बार आकर उसकी मदद क्यों करेंगे? सभी लोग रविवार को परीक्षा के बाद वापस गांव चले गए। उनका तो वैसे भी यहाँ बसने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ वो तो अपनी बेटी पूजा के कहने पर ही ये सब कर रहे थे। उसके मायके वालों ने उसका बखूबी साथ दिया, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। शायद ही कुछ मायके वाले अपनी बेटी की तकलीफ समझते हैं। बस उन्हें तो अपना ही दुख बड़ा लगता है, लड़की की दुख तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।